स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर हिंदी ए कोर्स के, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि भाई बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो और उस जिसे आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। मैना बहुत ही धैर्यवान बालिका थी। धैर्य यानी धीरज मनुष्य का बहुत बड़ा गुण होता है। धैर्य रखने पर मनुष्य बड़े बड़े संकटों पर विजय पाता है, अतः उसके इस गुण को अपनाना चाहेंगे। तो मैना बहुत ही धीरज वाली लड़की थी, बहुत ही धीरजवान लड़की थी, और देशभक्ति की भावना मैना में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसका ये गुण हम ले सकते हैं अपने अंदर भी। और ये लड़की वाक्पटु भी थी, बोलने में काफ़ी समर्थ थी, और ये एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। तो वो भी सही बात बोलती थी और उसमें सही तर्क करने की शक्ति थी। तो मैना ने अपने इसी गुण के कारण सेना का जो आर्मी का जो जनरल था, अंग्रेज अधिकारी था, तो उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब बात ये आ रही है, क्वेश्चन है हमारा अगला कि महादेवी जी के संबंध में उनके बाबा के विचार कैसे थे। तो महादेवी वर्मा कौन थी? एक राइटर थी, एक लेखिका थी हिंदी की, महादेवी वर्मा। और उनके बाबा के विचार बहुत ऊंचे थे। काफी पूजा पाठ करने के बाद भी महादेवी जी का जन्म हुआ था। वह महादेवी को विदुषी बनाना चाहते थे, विद्वान महिला बनाना चाहते थे। महादेवी उर्दू फारसी सीखे, वो ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मौलवी को महादेवी जी को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन हुआ कुछ और। क्या उन्होंने उर्दू फारसी का ज्ञान ज्यादा प्राप्त किया तो बहुत था, लेकिन उनकी हिंदी जो है बहुत ही ज्यादा अहम है और भारत के लिए बहुत ही बड़ा काम उनकी हिंदी ने किया। हालांकि कहीं कहीं पर फारसी और उर्दू का पुट भी उनकी भाषा में मिलता है, तो कई भाषाओं की ज्ञाता थी महादेवी वर्मा। अब एक क्वेश्चन है कि भाई पार्ट में लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी पोशाक होनी चाहिए। तो प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? लेखक के विचार बदलने की वजह स्पष्ट है। जो लोग दिखावा करने वाले होते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन प्रेमचंद तो दिखावा करने वाले नहीं थे। जैसी उनकी भाषा थी, जैसा उनका जीवन था, वैसे ही उनके कपड़े भी थे, उनकी पोशाक भी थी। तो लेखक इनके साथ फोटो खिंचाना चाहता था, क्योंकि ये एक यथार्थवादी पुरुष थे और बहुत महान राइटर थे प्रेमचंद साहब। पूरे एनसाइक्लोपीडिया थे, पूरे दुनिया का ज्ञान प्रेमचंद साहब को था। उस जमाने में जब लोग बहुत कम पढ़ा करते थे, सन 1920 के ज़माने में, सन 1915 के 25 के ज़माने में, तो काफ़ी इनके साथ फोटो खिंचाने को दिल किया, क्योंकि प्रेमचंद जैसे थे वैसे ही दिखाई देते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं था, और यही कारण था इन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाया। अब बात ये आ रही है गुरुदेव कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? लेखक गुरुदेव की कविता के मर्म को तब समझ पाया जब गुरुदेव के पास एक लंगड़ी मैना आकर रोज फुदकती थी। तो गुरुदेव एक बहुत अच्छे इंग्लिश के पोइट तो थे ही, और साथ में वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति भी थे। उनके काफ़ी अच्छे खोजपूर्ण व्यवहार था उनका, और इसके अलावा वो जानवरों से भी प्यार करते थे, पशुओं से भी प्यार करते थे, और पक्षियों से भी प्यार करते थे। तो एक लंगड़ी मैना आकर रोज फुदकती थी। उस मैना में लेखक को करुणा का भाव दिखाई दिया। इससे पहले लेखक को ये लगता था कि ये करुणा नहीं, अनुकंपा दिखाने वाला पक्षी है। ये भाव उनको गुरुदेव के देखने पर ही दिखा। अब एक क्वेश्चन है कि बसंत के आने पर आम के वृक्षों की शोभा कैसी हो जाती है? जब बसंत आता है तो बसंत तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बसंत ऋतु के आने पर आम के पेड़ बोर से लद जाते हैं। आम का बोर ऐसा लगता है मानो वृक्ष पर सोना चांदी बिखेर दिया हो। आम के पेड़ पर बैठकर कोयल जब पंचम स्वर में गाती है तो वह सबके मन को मोह लेती है। अब एक क्वेश्चन है कि किन किन पेड़ों, फलों एवं सब्जियों का। अब एक क्वेश्चन है कि कोयल के मतवाली होने का कारण क्या है?
जब आम के वृक्षों पर बोर आता है, यानी कि फूल आते हैं, तो सारा वातावरण मदहोश कर देने वाली खुशबू से महक उठता है। इस वातावरण में कोयल अपने को रोक नहीं पाती और वह मदवाली होकर पंचम स्वर में गाने लगती है, फुल फ्लैश में गाने लगती है। तो यहां पर ये है। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। अब माटी वाली जो महिला थी वो मिट्टी इकट्ठी करती थी, बेचारी लेकर आती थी मिट्टी और फिर उसे बेचती थी। अब माटी वाली अपने पति से प्यार करती है, वह अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है और उसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार वह बुढ़े को अच्छे से अच्छा भोजन देती है, उसके अपने पति को। अब बुढ़े को रूखा सूखा भोजन ना खाना पड़े, बूढ़े को रूखा सूखा भोजन ना खाना पड़े, इसके लिए उसने रास्ते में एक पाव प्याज खरीदी। वह बूढ़े को अचानक जाकर और प्याज की सब्जी खिलाकर चकित कर देना चाहती है। इस घटना से उसकी आत्मीयता का भाव प्रकट होता है कि वो कितने अपने बूढ़े पति के पास है और इस गरीबी में भी उसे अच्छे से अच्छा भोजन देना चाहती है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात कही गई है। मेघ आते हैं बन ठन के सवर के, क्योंकि मेघ यानी बादल की तुलना गांव में आए मेहमान यानी दामाद से की है। बादलों को दामाद माना है और ये कहा गया है कि मेघ आए बन ठन के सवर के। तो ऐसा माना है कि मेघ तो हमारे दामाद हैं, बादल तो हमारे दामाद हैं, बड़े बन ठन के आ रहे हैं। जैसे दामाद ससुराल में बन ठन के और सवर के जाता है, ऐसे ही जब बारिश होती है, मानसून आता है, काले काले बादल, तो बन ठन के सवर के आते हैं। आंखों में काजल लगा के जैसे दामाद आता है, ऐसे ही काले काले प्यारे से बादल आते हैं। और इसी प्रकार बादल भी एक वर्ष के बाद बरसने के लिए आए हैं, इसलिए उनके लिए बन ठन के सवर कर आने की बात कही है। अब एक क्वेश्चन है कि बगला जल में बिल्कुल शांत एवं ध्यान अवस्था में क्यों खड़ा रहता है? तो बगला जल में शांत इसलिए खड़ा होता है जिससे वह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके। यदि वह हलचल करेगा तो उसकी हलचल से उसके पास कोई भी मछली नहीं आएगी। तो बहुत चालाक है। जैसे साधु और संत ध्यान अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही बगुला भी रहता है। और उसकी हलचल ना हो तो उसका जो शिकार होता है वो चौंक नहीं जाए, भाग ना जाए। और इसलिए साधु जैसी तो ध्यान अवस्था है, लेकिन शैतान जैसी इसकी चालें हैं बगले की, और शिकार को आराम से शिकार ये कर लेता है। अब कवि ने चांदी का गोल खंबा किसे कहा है और क्यों? कवि ने भाई चांदी का सा गोल खंबा जल में पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब को कहा है। जब सूर्य का प्रतिबिंब यानी जब सूर्य की रिफ्लेक्शन होती है जल में, सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है, सूर्य का अक्स चमकता है, तो वह एक खंबे के समान लंबा दिखाई देता है और सूरज की किरणों के जल में पड़ने पर उसकी चमक के कारण आंखें भी चौंधी आ जाती हैं। अब पोखर के किनारे, पोखर किसे कहते हैं? तालाब को। पोखर के किनारे पड़े पत्थरों को देखकर कवि ने क्या कल्पना की है? पोखर के किनारे पानी के स्पर्श करते हुए पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे ये चुपचाप पोखर से पानी पी रहे हों और ये निरंतर पानी पिए ही जा रहे हैं, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। अब मैं एक रीढ़ की हड्डी जो पार्ट है, तो उस पार्ट का थोड़ी सी आशय बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अर्थ बताना चाहूंगा कि भाई रीढ़ की हड्डी का अर्थ बताइए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता क्या है? शरीर को सीधा रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का सबसे अधिक महत्व होता है। इसी प्रकार समाज में सीधे होकर चलने अर्थात स्वाभिमान के साथ मुंह ऊपर उठाकर चलने के लिए अच्छे चरित्र का भी बहुत महत्व होता है। इस एकांकी कहते हैं छोटी सी कहानी। तो रीढ़ की हड्डी एक छोटी सी कहानी है। इस एकांकी में शंकर एक चरित्रहीन लड़का है, बुरा लड़का है, बुरे चरित्र का लड़का है। उसका कोई अपना स्वाभिमान नहीं है। वह जगह जगह अपमानित होता फिरता है, लोग उसका अपमान करते हैं। मनुष्य का चरित्र ही उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, इसलिए हमें अपने को चरित्रवान बनाना चाहिए। तो इसी के साथ में अपने जो हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के लिए
इस अंक को यहीं समाप्त करता हूँ और मैं दूसरा पार्ट इसका लेकर आऊँगा। धन्यवाद।